आगे सुना हो तो आप उसमें जो हमें बताओ कि इसमें क्या क्या इम्प्रूव करें, क्या क्या ना करें। क्या क्या ये कंसेप्ट है आपका? संवैधानिक कंसेप्ट है हमारा, बाबा साहब ने जो बनाया था संविधान के ऊपर। देखिए श्रीमान जी, आप काफी अनुभवी हैं, और जो व्यक्ति अनुभवी होता है ना, वो अपने हिसाब से चलता है, अपने हिसाब से काम करता है, और वो लोगों को किस तरह से शब्दों में जकड़ना है, किस तरह से उसको गुमराह करना है, किस तरह से उसको तोड़ना मोड़ना है, वो अच्छी तरह से वो शब्दों की बाजीगरी आती है इस तरह से उसे। तो उसमें आप एक तो एक्सपर्ट हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आप संविधान की सच्चाई सामने लाना चाहते हैं, हेलो, बोल रही, सुन रहा हूँ। अगर आप बाबा साहब डॉक्टर के अंबेडकर के मिशन को अगर पूरा करना चाहते हैं, तो चीजों को आपको फिर से थिंकिंग करना पड़ेगा, फिर से सोचना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आगरा में आए थे 18 मार्च 1956 को। तब उन्होंने जन समूह को संबोधित करते हुए कहा था कि तुम्हें एकजुट होकर निरंतर संघर्ष करना है, और तुम्हें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक गैर बराबरी मिटाने के लिए, हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए, यहाँ तक कि अपना खून बहाने के लिए तैयार रहना है। इसका मतलब यह हुआ कि संविधान के अंदर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक गैर बराबरी को मिटाने के कोई उपाय नहीं है। अगर उपाय होते तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ये नहीं कहते कि तुम्हें हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए, यहाँ तक कि अपना खून बहाने के लिए तैयार रहना है। इस भाषण का अगर रेफरेंस देखा जाए तो वो 25 नवंबर 1949 में जो बात कही थी, लगभग वही उन्होंने वहां दोहराई। 25 नवंबर 1949 को कहा कि संविधान के द्वारा, यानी हम 26 जनवरी 1950 को विरोधाभास के जीवन में प्रवेश करेंगे, जहां राजनीतिक तौर पर तो समानता होगी, एक आदमी का एक वोट और एक वोट की एक कीमत होगी, लेकिन आर्थिक और सामाजिक विषमता को अच्छी दूर नहीं किया गया, तो वे लोग जो इसका शिकार होंगे आने वाले समय में संविधान को ही ध्वस्त कर देंगे। ये बात बाबा साहब ने कही। बाबा साहब पूना की लाइब्रेरी का उद्घाटन करते समय 22 दिसंबर 1952 को गए। उन्होंने वहां लोकतंत्र को डिफाइन किया, लोकतंत्र की 4 शर्तें बताई। चौथी शर्त में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि वर्तमान संविधान को लेकर काफी लोग जोशपूर्ण हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। मैं उन लोगों में शामिल होने के लिए तैयार हूं जो वर्तमान संविधान को खत्म करके उसकी जगह नया संविधान लिखना चाहते हैं, क्योंकि यह संविधान एक हड्डियों का ढांचा है, और इस हड्डियों के ढांचे में मांस वहां पाया जाता है जिसे हम संवैधानिक नैतिकता का नाम देते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस संविधान से खुश नहीं थे। अगर वो खुश होते तो 2 सितंबर 1953 को उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जो धनंजय पीर की जो के द्वारा लिखी गई किताब है डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन, तो उसका जो 24वां चैप्टर है उसमें बहुत क्लैरिफिकेशन है। 2 सितंबर को बाबा साहब ने कहा कि मुझे तो हैक कर लिया गया था, संविधान सभा ने जो जो कहा वो मैंने अपनी मर्जी के खिलाफ संविधान में लिखा, इस संविधान से किसी का भी भला नहीं होगा, मुझे अवसर मिले तो मैं संविधान में आग लगा दूंगा। शाम को मैंने आपकी मीटिंग में 2-3 मिनट बिताए, आपके साथ चर्चा की। आपके ग्राउंड बैकग्राउंड में फोटो आ रहे थे, तो एक बाबा साहब का, दूसरा पेरियार साहब का। पेरियार साहब बाबा साहब के बहुत बड़े समर्थक थे। पेरियार साहब ने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि तुम भारत के संविधान में जितने भी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को बचाए रखने वाले प्रोविजन है उनको हटाओ। अगर नहीं हटाओगे तो 26 नवंबर 1957 को हम अपने समर्थकों के साथ इस संविधान को आग लगाएंगे। सरकार ने उनके अल्टीमेटम पर ध्यान नहीं दिया, तो पेरियार साहब ने अपने 3000 समर्थकों के साथ 26 नवंबर 1957 को भारत के संविधान के वे प्रावधान जो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को बचाते हैं उनको जलाया। सरकार ने उनको अरेस्ट कर लिया तो कोर्ट के सामने ले गए, तो पेरियार साहब ने कोई भी वकील करने से मना कर दिया, कोई भी दलील देने से मना कर दिया, कोई भी अपील करने से मना कर दिया, और जज को कहा कि वर्ल्ड में जो भी सजा होती हो, सबसे घटिया से घटिया सजा, वो सजा हमें दो। तो जज ने उनको 3 साल का कठोर कारावास दिया। उनके 3000 लोगों के साथ उन्होंने जेल में गुजारे, और 16 लोगों की जेल के अंदर डेथ हुई। पेरियार साहब ने अपने मूवमेंट को रिवॉक नहीं किया, वापस नहीं लिया, उनका मूवमेंट चलता रहा, अभियान चलता रहा। कालांतर में फिर वो भी एक्सपायर कर गए। तो कुल मिलाकर ये भारत का कैसा संविधान है
जहां देखो वहां फला जगह दलित की लड़की का बलात्कार हो गया, फला जगह वाल्मीकि की लड़की का बलात्कार हो गया। डेली तो बलात्कार हो रहे हैं हमारे लोगों के, डेली ऐसी तैसी हो रही है, डेली मारे जा रहे हैं, डेली उनकी जमीनें हड़पी जाती हैं, डेली झुग्गी झोपड़ियां उजाड़ दी जाती हैं। शोषण अन्याय अत्याचार इतना भयानक है, भयंकर है। तो भाई ये बाबा साहब का कैसा संविधान है? अगर बाबा साहब संविधान लिखते तो क्या उनके लोग इस तरह शोषण का शिकार होते? अगर बाबा साहब संविधान लिखते तो क्या आर्थिक विषमता इस तरह से संविधान देश में व्याप्त होती? अगर बाबा साहब संविधान लिखते तो वंचित वर्ग के लोगों के साथ आए दिन अन्याय अत्याचार हत्या बलात्कार शोषण उत्पीड़न जो हो रहा है, अनवरत हो रहा है, क्या वो हो रहा होता? इसका मतलब है कि हमें उल्लू बनाया गया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान सभा में वो थे तो उन्होंने अपनी पार्टी यानी शेड्यूल ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के माध्यम से 15 मार्च 1947 को एक संविधान बना करके दिया मेमोरेंडम के तौर पर संविधान सभा को। स्टेट एंड माइनॉरिटी जो उसकी प्रीफेस है उसको पढ़ो, फिर उसकी जो प्रीएम्बल है, आर्टिकल्स है, सेक्शंस है, उन चीजों को पढ़ो। आपने शायद सब चीजें पढ़ रखी है। और जब आप पढ़ लिख करके इस तरह की बातें करेंगे कि नहीं हमें तो सिर्फ एक पे आ जाओ कि हमें संगठित होना है। भाई संगठित होने के लिए मैं आपकी मीटिंग ज्वाइन कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि नहीं आपको अपना मंच अलग लगाइए, अपने हम आपको नहीं ले सकते। तो ये कौन सी बात है? आप अपने लिए काम कर रहे हो या समाज के लिए कर रहे हो? जब आप अपने लिए कर रहे हो तो फिर और लोगों को जोड़ने का कोई औचित्य नहीं बनता। जब समाज के लिए काम कर रहे हो तो आपको हर विरोधी व्यक्ति की बात सुननी पड़ेगी, विरोधी विचारों को सहन करना पड़ेगा, उसको सुनना पड़ेगा, उसको भी उतना ही सम्मान देना पड़ेगा। अगर आप विरोधी मत को नहीं सुन सकते तो फिर आगे आप क्या करेंगे? हेलो, बोलिए, बोलते रहिए, सुन रहा हूँ। जिस तरह से कल आपकी मीटिंग मैंने ज्वाइन करी और आपने मुझे उसमें से एकदम हटा दिया, मीटिंग में से डिलीट कर दिया आपने मुझे, और फिर मैंने जुड़ने का प्रयास किया, फिर भी आपने मुझे लिया नहीं। कोई बात नहीं है। आप अगर इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, लिंक भेज रहे हैं, लिंक मेरे पास आया तभी तो मैं आपसे जुड़ा, और आपसे जुड़ा तो मैंने कोई गलत बात नहीं करी। मैंने तो यहीं से शुरुआत करी कि भाई कोई भी समस्या हो रही है तो उसका कारण जरूर होगा। हमारे लोगों के साथ जो भी अन्याय अत्याचार हत्या बलात्कार शोषण उत्पीड़न हो रहा है, कानपुर की घटना का भी मैंने जिक्र किया, वो हुई है। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, इसके मूल कारण क्या है? जो भी अपराध होते हैं, शोषण होता है, उसके मूल में निजी संपत्ति होती है, और निजी संपत्ति संविधान के रास्ते से लोगों को मिली है। जब संविधान बन रहा था तो उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मेमोरेंडम देकर स्टेट सोशलिज्म की बात कही कि जितने भी उत्पादन के संसाधन है, उद्योग कारखाने, फैक्ट्री, बीमा, बैंक, कृषि भूमि, सबका राष्ट्रीयकरण कर दो, सबका राष्ट्रीयकरण कर दो। इसके बदले में सरकार सबको फ्री में शिक्षा देगी, रोजगार की गारंटी देगी और इलाज की व्यवस्था करेगी, यानी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की पूरी गारंटी। लेकिन उस अच्छे संविधान को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और एक आर्टिकल लेके आया, आर्टिकल 31 और 19G, और कह दिया कि जिसके पास जो संपत्ति है वो उसका मालिक है, मौलिक अधिकार है, उससे संपत्ति सरकार भी नहीं ले सकती, अगर लेगी तो उतना उसे मुआवजा देना पड़ेगा मार्केट वैल्यू के हिसाब से। तो उस समय जब संविधान बन रहा था तो वो संक्रमण काल था, सत्ता हस्तांतरित हो रही थी अंग्रेजों से। तो उस समय जो देश की धन धरती, उद्योग कारखाने, फैक्ट्री वगैरह के जो मालिक थे वो ब्राह्मण बनिए और ठाकुर थे। उनके पास ही पूरी तरह से सारे उत्पादन के संसाधन और जमीनें चली गई। जो वंचित वर्ग के लोग थे वो वंचित रह गए। हमें अर्थव्यवस्था से पूरी तरह से फेंक दिया गया। आप देश में बहुत बुद्धिजीवी हैं, घूमते हैं, हर मार्केट का सर्वे कर लीजिए, 98% दुकानें ब्राह्मण और बनियों की हैं। उसमें वंचित वर्ग के लोगों की बाजार में तो कतई हिस्सेदारी है ही नहीं। भाई हम अर्थव्यवस्था से पूरी तरह से बाहर हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं। जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली लोग हैं वो हमारा शोषण करते हैं, वो हमारे साथ अन्याय अत्याचार करते हैं। अगर कोई भी चूड़ा हो या चमार हो जो पैसे वाला है, बहुत पावरफुल है, पैसे में दबंग है, उसका शोषण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जानते हैं इसके पास पैसा है, उधेड़ के बुन देगा। जिसके पास पैसा नहीं उसका शोषण हो रहा है। यानी शोषण के मूल में अर्थव्यवस्था है, और यह अर्थव्यवस्था संविधान से हम पर थोप दी गई है। इतनी घटिया अर्थव्यवस्था बना दी गई है कि जो अमीर है वो अमीर होता चला जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता चला जा रहा है।
इक्का दुक्का व्यक्ति को थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाए, समझदार बन जाए धोखे से, तो वो ठीक है, आरक्षण की वजह से या अपना रोजगार करके थोड़ा बहुत इधर उधर गुलामी करके अगर अपना संपत्ति अर्जित कर लेता है, बना लेता है, तो वो अपवाद के तौर पर है। लेकिन बहुतायत में गरीबी है, लाचारी है, बेबसी है, इसका क्या है? जब हम इन चीजों पर, यानी जो भी समस्या है हमारी वर्तमान की, अगर हम इन मूल कारणों पर चर्चा करेंगे तो समाधान निकलेगा। जैसे आपने वी द पीपल ऑफ इंडिया बनाया है, ठीक है, वी द पीपल, बहुत अच्छी बात है। जो बर्मा का संविधान बी.एन. राव ने लिखा और वह संविधान 24 सितंबर 1947 को लागू हुआ, उसकी जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसकी हूबहू नकल है भारत के संविधान की प्रस्तावना। और आपको जानकर हैरानी होगी, जो संविधान सभा का चुनाव हुआ उसमें वोट डालने का जो क्राइटेरिया था वो 3 शर्तें थी कि जो संपत्ति रखता हो, जो टैक्स पेयर हो और जो कम से कम 10वीं तक पढ़ा लिखा हो, यानी जिसके पास अचल संपत्ति हो, जो सरकार को टैक्स देता हो, जो 10वीं तक पढ़ा लिखा है, उसको वोट डालने का राइट है। तो इस तरह से उस समय जो 1931 की जनगणना थी, उस हिसाब से भारत की आबादी 25 करोड़ 60 लाख थी। 25 करोड़ 60 लाख लोगों में से मात्र 3% लोगों को वोट डालने का राइट था। 3% लोगों को, यानी 3 करोड़ लोगों को वोट डालने का राइट था। तो 3 करोड़ के हिसाब से देखें तो महज 10% लोगों को वोट डालने का राइट था। और इसमें से जो वंचित वर्ग के लोग थे, वो न तो ज्यादा पढ़े लिखे थे, ना अचल संपत्ति के मालिक थे, ना सरकार को टैक्स देते होंगे बाबा साहब के तरीके इक्का दुक्का लोग होंगे, उनकी आबादी भी बहुत कम। तो हम लोग तो जो मूल रूप से भारतीय लोग थे, तो वो तो संविधान की सभा से ही बाहर थे, क्योंकि हमारा तो उसमें प्रतिनिधित्व ही नहीं था, वोट का राइट नहीं था, तो रिप्रेजेंटेशन वहां कैसे होता? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कैसे कैसे जुगाड़ तुगाड़ से, बड़ी मुश्किलात से वहां पहुंचे, तो वो तो वही जानते हैं कि कैसे पहुंचे। उन्होंने तो कहा कि हमने खिड़की नहीं दरवाजे तक बंद कर दिए। जब हमारा वहां संविधान सभा में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, हमको वोट डालने का राइट नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम वी द पीपल हैं? संविधान में जो वी द पीपल लिख करके हमें उल्लू बना दिया गया। अब अगर वो ये लिखते कि हम संविधान सभा के लोग ऐसा संविधान बनाएंगे, वो तो उन्होंने नहीं लिखा, हमें उल्लू बनाने के लिए दिया हम भारत के लोग, और भारत के लोग हैं, उनको तो वोट डालने का राइट ही नहीं है। वोट डालने का राइट वही सामंतवादी, पूंजीवादी और ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोगों को था। 3 करोड़ लोगों ने वोट डाला है, और बाकी के जो 22-23 करोड़ लोग थे, वो वोट डालने के अधिकार से वंचित थे। आप बताओ कैसे बन जाएगा संविधान? बाबा साहब तो संविधान सभा में 32 दांतों के अंदर जीभ होती है वैसे थे। कांग्रेस पार्टी का पूर्ण बहुमत था, बाबा साहब अपनी पार्टी से अकेले थे। बाबा साहब वहां चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। बाबा साहब ने मजबूरी में होकर 4 बार रिजाइन देने का प्रयास किया, लेकिन नेहरू और पटेल उनका रिजाइन स्वीकार नहीं करते। तब बाबा साहब ने दुखी होकर के कहा था 2 सितंबर 1953 को, मुझे तो हैक कर लिया गया था। संविधान सभा ने जो कहा वो मैंने अपनी मर्जी के खिलाफ संविधान में लिखा, इससे किसी का भी भला नहीं होगा। और यार आपको जानकर ताज्जुब होगा, हैरानी होगी कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो 29 अगस्त 1947 को बनी। उससे पहले 8 कमेटियां महत्वपूर्ण थी, वो बनी। 8 में से मैं 4 का जिक्र करूंगा अभी। 4 कमेटियां थी, केंद्रीय संविधान समिति, क्रांति संविधान समिति, शक्ति समिति और मूल अधिकार अल्पसंख्यक समुदाय समिति। इसमें से 2 समिति थी, केंद्रीय संविधान समिति और शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष नेहरू थे। क्रांति संविधान समिति और मूल अधिकार अल्पसंख्यक समुदाय समिति, इसके अध्यक्ष पटेल थे। इन लोगों ने, इन चारों समितियों ने संविधान के मूलभूत सिद्धांत तय कर लिए, बना लिया कि मूल अधिकार ऐसे होंगे, केंद्र के पास इतनी शक्तियां होंगी, राज्य के पास इतनी शक्तियां होंगी, केंद्र का संविधान ऐसा होगा, राज्य का ऐसा होगा। जब इन्होंने पूरा सब कुछ गढ़ लिया, ड्राफ्ट कर लिया, तो फिर बाद में तो नोटंकी करवाई गई कि ड्राफ्टिंग कमेटी बना ली। अगर ये इनकी नीयत सही होती तो ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन संविधान सभा के गठन के साथ ही होता, तो ड्राफ्टिंग कमेटी हर सिद्धांत का गठन करती। लेकिन ये सच्चाई बताई नहीं जाती, इस सच्चाई को छुपाया जाता है और प्रचार करते हैं आप जैसे बुद्धिजीवी कि संविधान तो बाबा साहब ने बनाया है। भाई वाह, अगर हम ही इस प्रचार को करेंगे तो सच्चाई को कौन बताएगा? या तो आरएसएस चाहती है कि प्रचार करें। जॉन मथाई ने जवाहरलाल नेहरू की जीवनी लिखी, उसमें जिक्र किया कि नेहरू और गांधी के बीच में बात हुई थी कि हमने संविधान के मूलभूत सिद्धांत तय कर लिए हैं, बी.एन. राव ने संविधान का कच्चा ड्राफ्ट बना के तैयार कर दिया है,
और डॉक्टर अंबेडकर ने जो मेमोरेंडम है वो छपवा करके पूरे देश में बंटवा दिया है। अगर डॉक्टर अंबेडकर को हम संविधान सभा में नहीं लेते हैं और अंबेडकर को हम ये निर्माता घोषित नहीं करते हैं तो ये आदमी संविधान नहीं चलने देगा। कि तो नेहरू ने, गांधी ने कहा कि इसको ड्राफ्टिंग कमेटी का बनाओ और चेयरमैन बना दो, उसमें जो चीफ ड्राफ्टमैन है वो एस.एन. मुखर्जी को बना दो। संविधान तो हम ड्राफ्ट करेंगे, नाम अंबेडकर का लेंगे। वो ही हुआ, अंबेडकर का नाम लिया, इन्होंने प्रचारित कर दिया। और आज इतनी विडंबना है कि जो आरएसएस चाहती है वही हमारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग नेगेटिव साइकोलॉजी के शिकार हैं। अब नेगेटिव साइकोलॉजी को मैं कल एक लाइव आया था परसों, तब मैंने उस पर लगभग 25 मिनट का मेरा वीडियो है, वो शायद लोगों को सुनना चाहिए, वो थिंकिंग करना चाहिए कि हम कैसे नेगेटिव साइकोलॉजी का शिकार हो जाते हैं। और आप जैसे बुद्धिजीवी अगर इस तरह की बात करें, एक सुरेश चंद्रा है कानपुर का, वो भी बकवास करता है, उससे भी बात हुई, उसे भी समझाया, बेचारे को समझ में नहीं आया, लेकिन भोले वाले लोगों को जकड़ लिया है, ब्लॉकर की तौर पे काम करने में लगे हैं। ठीक है, आपका जीवन तो अच्छा कट जाएगा, लेकिन आपके चक्कर में जितने भी लाखों करोड़ों लोग हैं उनकी जो किस्मत बदल सकती है, उनका भाग्य बदल सकता है, बदलाव हो सकता है, उस बदलाव को आप रोक रहे हैं। रोको भाई, खुले तौर पर रोको, और क्या है। बढ़िया है, अच्छा काम कर रहे हैं, रोको। इससे इतना तो हो जाएगा कि आप बहुत अच्छा पैसा अर्जित कर लेंगे, सब लोग, आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी, आपका परिवार बहुत संपन्न बन जाएगा। लेकिन जितने भी जो करोड़ों लोग हैं जिनकी माँ बहन बेटियों के डेली बलात्कार हो रहे हैं, उनको जिंदा जला दिया जाता है, उनकी जमीनें हड़प ली जाती हैं, डेली मार खा रहे हैं, पिट रहे हैं, बेचारे गुलामी कर रहे हैं, जो शोषित हैं उनकी ऐसी तैसी होती रहेगी। वो एक कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहे हैं, जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे लोग। कई मामलों में तो लोगों की माँ बहन बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं, तो वो कहते नहीं कोई बात नहीं है, चुप रहो, FIR होगी, बदनामी होगी फालतू में, और कुछ नहीं होता, कोई सुनवाई नहीं होगी, और हमें गांव में रहने भी नहीं देंगे, तो वो अपना बलात्कार करवाते रहते हैं। बेचारे कहां जाए, क्या करें। और ये हमें समझ में नहीं आता कि जो शोषण हो रहा है उसके मूल में निजी संपत्ति है, और निजी संपत्ति के लिए जो अर्थव्यवस्था है वो संविधान की देन है। और जो संविधान है वो नेहरू और पटेल ने मिलकर बनाया है, कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, और बाबा साहब का नाम लेते हैं कि बाबा साहब ने बनाया है। अरे बाबा साहब बनाते तो क्या वंचित वर्ग के लोगों की ऐसे बलात्कार हो जाते, इस तरह से फटे हाल में होते, उनको 2 वक्त की रोटी हजम नसीब नहीं हो रही, सर पे छत नहीं है। मैं दिल्ली में ही देख लो, आप रात में भ्रमण करने 1-2 बजे के बाद फुटपाथ के नीचे कितने लोग सोते नजर आएंगे, आपको फ्लाईओवर के नीचे कितने लोग सोते नजर आएंगे। भाई कभी कभी उनकी दृष्टि से भी देखो। अरे विद्वान होने का मतलब ये थोड़ा ही है कि किसी भी हम अंधभक्ति में लीन हो जाएं या हम जैसा चाहे वैसा ही कर डालें। भाई हमें अपने, अगर समाज के लिए काम कर रहे हैं तो हमें समाज को बीच में रख के काम, उनके हित के लिए काम करना है। जब हम समाज के हित के लिए काम करेंगे तो उन मूल कारणों पर चिंतन करें, भाई कारण क्यों है, जो शोषण हो रहा है, गरीबी है, भुखमरी है, लाचारी है, इसके मूल कारण क्या है। तो मूल में वही अर्थव्यवस्था निकल के आएगी। जब अर्थव्यवस्था निकल के आएगी तो अब उस पर ध्यान ही नहीं देता, उस पर पर्दा डालते हैं, बाबा साहब को फर्जी तौर पर संविधान निर्माता घोषित करते हैं। भाई कर लो घोषित, और क्या है, कर लो। जब मेरे जैसा व्यक्ति आपकी मीटिंग में आ जाता है, धोखे से कुछ बात कर रखने का प्रयास करता है, तब आप उसे भगा देते हैं वहां से, वो कहते हैं कि नहीं नहीं आप अपना संगठन बनाइए, आप राजा राम जी के साथ मीटिंग कीजिए, आप कहीं और कीजिए, हम आपको अपनी मीटिंग में नहीं बुलाएंगे, आप अपना मंच लगाइए अपनी बात रखने के लिए। भाई ये कौन सी बात है, इसका मतलब आप अच्छे लोगों को चाहते नहीं है। आप अच्छे आदमी हो तो अब जरा कुछ प्रश्नों के जवाब दो मुझे आप। जी कीजिए। आपने ये कह दिया, घोषित कर दिया कि बाबा साहब ने संविधान बनाया नहीं। जी मैंने नहीं किया, बाबा साहब ने खुद कहा है। अरे सुनो, अब आपने बोल दिया, चलो बाबा साहब ने कहा है, समस्या आपने पूरी बता दी, अब समाधान बताओ। समाधान देखो, अगर हम बीमारी का इलाज करना चाहते हैं तो सबसे पहले बीमारी को डायग्नोसिस करें। जब अभी आपने सुन लो, 1 मिनट, आप लंबा मत खींचो, जो आपने मुझे बीमारी बताई है उसकी डायग्नोस की नहीं की, ये बताओ करे आप। बिल्कुल डायग्नोसिस है, मैं बता तो रहा हूँ। इलाज बताओ, सीधा इलाज बताओ मुझे। सीधा इलाज ये है, जो लोगों के साथ धोखा हुआ है, जिन लोगों की डायरेक्शन अंधभक्ति की ओर मोड़ दी है, उन्हें हम सच्चाई बताएं, उन्हें बताएं कि संविधान के नाम पर धोखा हुआ है, संविधान इन्होंने बनाया है और बाबा साहब का नाम लगा दिया है, और अर्थव्यवस्था पर, देश के उत्पादन के संसाधनों पर। सुन लीजिए, आपने सबको बता दिया, मैं ये मानता हूँ, आपने सबको बता दिया कि संविधान
बाबा साहब ने नहीं बनाया है और धोखा हुआ है, उसके बाद क्या करना है? जब सब लोग जागृत हो जाएंगे ना, और सब लोग जागरूक हो जाएंगे, हाँ, तो फिर जो लीडर होगा जैसा आदेश देगा उनको वो करना पड़ेगा। तो लीडर अपने आप बन जाएगा या बनाना पड़ेगा? लीडर बनाने नहीं पड़ते, लीडर लोग काम करते करते बन जाते हैं समाज के बीच में। तो अभी किसी लीडर का इंतजार करें, कोई काम करते करते बनेगा या कैसे करें? नहीं, लीडर का इंतजार क्यों करना? फिर कैसे बात बनेगी? जिन लोगों के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है वो मैदान में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। लग जाए, फिर उनके पीछे लग जाए। नाम बताओ किसके पीछे लगे? देखो, पीछे लग के तो मत चलो, बराबर चलो, बराबर तक चीजों पहले सुन लो, चीजों को तर्क करो, तथ्यों को कसौटी पर कसो और आ जाओ, हम आपके साथ तैयार है। नहीं, आप अब हमारे साथ तैयार हो या हम आपके साथ तैयार हो? मुझे तो ये समझ नहीं आई, लीडर कौन है हमारे से? लीडर जो जिसके अंदर इंटेलेक्चुअल पावर है, जो धरातल पे प्लीज सुन लीजिए, जो धरातल पे मेहनत कर रहा है और जिसके अंदर इन चीजों को समझने की क्षमता है, कैपेसिटी है, और जो इन चीजों को ईमानदारी से समाज में लगा हुआ है, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी स्वार्थ के, तो ऐसे लोगों को ही लीडर मानना चाहिए, चाहे कोई भी हो। उनको कैसे पहचानेंगे? कौन ढूंढ के देगा उनको ढूंढ के? आप ही बताइए, आप कैसे ढूंढेंगे उन्हें? हमें तो जानकारी नहीं है, हम तो देखो जानकारी नहीं है तो फिर आप, जानकारी नहीं है तो आपको किसी नौजवान को आगे करना चाहिए। तो किस नौजवान करें ये बताओ? आपको मैं नौजवान नहीं लगता? तो आप ये कहना चाहते हो कि आपको आगे करें? ये खुल के बोलो ना कि आप ये नहीं, अगर मेरे अंदर गट्स है तो आपको आगे करने की जरूरत भी नहीं होगी, मैं आगे आ जाऊंगा अपने आप। और अगर मेरे अंदर गट्स नहीं है तो आप पीछे से कितने भी धक्का मारे, लात मारे, मैं आगे 1 इंच नहीं बढ़ पाऊंगा। तो आपके आगे आने का इंतजार करें, फिर जब आप अपने आप आगे आ जाओगे तब बात करें। नहीं, आगे तो आ ही रहे हैं, लेकिन जब तक आपसे हमने जैसे बात करी, आप गलत वे में मत जाइए। चीजों को हम जिस तरह से रिसर्च कर रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से आप भी सोचिए। हम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल कराएंगे, तर्क और तथ्यों को कसौटी पर कसेंगे। आपकी बात तो मैंने तो मान लिया, जो आपने कहा था कि बाबा साहब ने नहीं लिखा, जो आपने कहा मैंने सारे शब्द मान लिए, ठीक है। अब इस बात को मानने के बाद ये कह रहा हूँ कि अब हमारा क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए, वो पूछा मैंने तो आपसे। अगर आपने मान लिया ना, मान लिया तो आज मीटिंग आपकी होगी मीटिंग तो प्लीज सुन लीजिए। अगर आपने मुझे मेरी बात सच मान ली तो ये बात मुझे आपकी मीटिंग में बताने दीजिए। नहीं तो हम क्यों बताने थे उस मीटिंग में? वो मीटिंग तो आप यहाँ क्यों मान रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं बताना देना चाहते? आपके अंदर बेईमानी है फिर? नहीं, इसलिए है कि हमारे यहाँ व्यक्ति लीडर नहीं होता ना, आप तो व्यक्ति में लीडर में आ गए। हम जो वहाँ, हम व्यक्ति की लीडर की बात ही नहीं कर रहे। हमने कब कही हम व्यक्ति की लीडर? आपने कहा मेरे आ जाइए, आपने कहा नहीं, मैंने नहीं कहा, वो आपने कहलवाया। मैं बता देता हूँ आपको, मैं ग्रुप ऑफ लीडर्स, मैं आपको नहीं दिखता है, नौजवान नहीं हूँ मैं भाई। जो ग्रुप ऑफ लीडरशिप है उसको हम फॉलो करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं तानाशाह बन के चलूंगा? भाई जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है वो आगे आएगा। तो ऐसा ना, हम तो जो व्यक्ति बाहर है वो हमने पूरा जड़ से खत्म कर दिया। वहाँ जो लोग जितने वो व्यक्ति को लीडर नहीं मानते। व्यक्ति नहीं, आपको लीडर मानते हैं? नहीं, आप वहाँ व्यक्ति हैं। अगर व्यक्ति नहीं होते ना आप, और आपकी वहाँ तानाशाही नहीं चल रही होती तो ड्रेस को आप बाहर नहीं करते मीटिंग से। आप वहाँ तानाशाह हैं, आप वहाँ के लीडर हैं। नहीं, मैं वहाँ का बिल्कुल लीड कर रहे हैं, इसीलिए तो ड्रेस को आपने बाहर किया और किसी ने तो नहीं किया। नहीं, इसलिए है क्योंकि वहाँ और भी कोई है, सबको ये पावर है कि कोई आदमी बहस नहीं करेगा। नहीं, अगर अगर आपके अंदर ये भावना होती तो दिनेश को कहते, दिनेश जी आप मीटिंग में हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, हमारा नियम है कि कोई भी बहस नहीं करेगा, प्लीज आप हमारी मीटिंग को सुनिए, आपका स्वागत है। तो आपने हमसे तो ये कहा नहीं, आप डर गए कि दिनेश सच्चाई बोलने वाला है, हमारा भंडाफोड़ हो जाएगा। तो आपने तानाशाह का रोल प्ले किया। आपने हमसे कहा कि दिनेश जी बहस मत कीजिए, कहा हमसे? नहीं, आपसे ये कहा नहीं, प्लीज नहीं, आपने तो कहा ही नहीं हमसे। आपको मैंने अभी रात ही फोन किया था, मैंने फिर फोन किया, इससे पहले भी हमारी बहुत बार बात हुई है और आपने ये कहा था
कि आप बहस कर लो और अपने लोगों को बुला लो और मैं आ जाता हूँ। और कब का? नहीं, ये एक तरह पहले सुन लीजिए, वो कब बात रिकॉर्ड की हो तो आप फिर वो बात मैंने कब कही, क्या नहीं कही। कल तो मीटिंग में मैं बात करने आया था आपसे, अपनी बात रख रहा था वो मीटिंग में। तो आपने मैं तो संविधान की दायरे में ही बात कर रहा था, मैं तो बाबा साहब को भाषण बता रहा था। अरे ये बात भाई साहब आप जो अभी कह रहे हैं ना, यह बात आपने मीटिंग में नहीं मुझे बताई, यह कह करके आप मुझे चुप करा देते। दिनेश, यहाँ संविधान की बात होगी और यहाँ कोई बहस नहीं होती, प्लीज आप धैर्य बना के सुनिए। ये आपने वहां नहीं कहा, वहां आपने एक डिक्टेटर का रोल प्ले किया और मुझे मीटिंग से उठा के बाहर फेंक दिया कि नहीं तुम मीटिंग में आ नहीं सकते। आपके जो शुरू के शब्द थे आपने बड़े अजीब से शब्द इस्तेमाल किए, जो क्या पूरी सभा की आपने कहा क्या धादड़ बोलते चले गए। धादड़, वो जो कंसेप्ट है उसको आपने धादड़ बोलने की संख्या दी। आप कंसेप्ट पे बात करते हैं कि आपका जो ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट में हमें ये बात कहनी है। नहीं तो अगर मैंने बात करने लगे, नहीं, हमने तो आपकी प्रशंसा की कि आपने जिस तरह से फ्लुएंटली धड़ाधड़ और बिना रुके इतना अच्छा वक्तव्य दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। हमने तो धन्यवाद भी दिया आपका। नहीं, आपने धादड़ जो बोला है वो आपकी मनोवृत्ति बता रहा था कि आप नहीं, कोई मनोवृत्ति नहीं थी। आप सभा के अगेंस्ट में क्या बोले? नहीं, गलत। अगर आपकी मनोवृत्ति तुरंत ही समझ में आ गई तो तुरंत ही आपने क्यों नहीं रिमूव किया? आपने 2 मिनट सुनने के बाद रिमूव क्यों किया? इसलिए कि मेरी कोई मनोवृत्ति नहीं थी। मैं बताता हूँ आपको, उसमें भाई साहब 3-4 मॉनिटर होते हैं, उन मॉनिटर का इशारा था कि ये व्यक्ति बहस करना चाहता है, इसको क्या बोलते हैं बहस। किसी का इशारा नहीं था। आप अगर उनका इशारा था तो यह बात आप मुझसे बोल देते, दिनेश जी रुक जाओ, तो क्या मैं रुकता नहीं? पता नहीं आप रुकते नहीं रुकते भाई पूरा कार्यक्रम तो आपके हैंड ओवर में, आप माइक म्यूट कर दे मुझे, आप मेरा वीडियो बंद कर दे, सब कुछ आपके हाथ में है, लेकिन आपने तो उठा के बाहर फेंक दिया कि आप चर्चा नहीं कर सकते। आपके प्रश्न का जवाब दिया था आपने। नहीं, आपके ऐसे जवाब करेंगे मीटिंग से बाहर करके? नहीं, आपको पहले जवाब दिया था। आपको ये बताया था कि दिनेश जी, यहाँ जो ये जितने भी लोग हैं इनका एक काम है इकट्ठा होना, और जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो समस्या सॉल्व कर लेंगे सारी। और पूरी दुनिया का ये सिद्धांत है। आपको बताया था कि जो बहुसंख्यक जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं वो अत्याचार करते हैं, उन पर अत्याचार नहीं होता, और जो लोग इकट्ठे नहीं होते अलग अलग रहते हैं उन पर हमेशा अत्याचार होता है। आपने कानपुर की घटना से ये बात उठाई थी, पसंद किया था, तो आपके प्रश्न का पूरा जवाब दिया था हमने कि भाई इकट्ठे होने का हमारा कार्यक्रम है, इकट्ठे हो जाएंगे तो अत्याचार बंद हो जाएंगे। इकट्ठे होने का मैंने पूछा था कि आधार क्या है, विचार क्या है? विचार तो नहीं था आपके पास। आपको वही तो बताया था कि भैया हम इकट्ठे हो जाएंगे तो अत्याचार बंद हो जाएंगे। उससे पहले तो हम किसी भी बात में बहस करें, टाइम खराब है। जब तक हम इकट्ठे नहीं होते तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ये बात वहाँ पे चलती है, ये बात मेन है, जुड़ना है और जोड़ना है, इसके अलावा वहाँ कोई बात। तो आपने जोड़ने वाली बात कहाँ करी? दिनेश को तो तोड़ दिया, और उसके बाद जब हमने आप फोन पे बात करी तब आपने कह दिया कि आप अपना प्लेटफॉर्म बताइए, हमारी मीटिंग में आने की जरूरत नहीं है। आप क्यों आए? तब मैंने कहा भाई मेरे पास लिंक आया, मैं कोई मुझे आकाशवाणी थोड़ी हो रही कि आपके उस मीटिंग में मैं घुस जाऊंगा। वैसे मेरे पास लिंक आई थी तभी तो मैं जुड़ा, लेकिन आपने सीधा कह दिया कि आप अपना अलग मंच बनाइए। नहीं, मैंने आपसे ये कहा था कि जब आप वहाँ मंच लगाएंगे राजा राम जी के यहाँ, और वहाँ तो हम आएंगे वहाँ बहस करना, हम आपकी मंच में बहस करेंगे। नहीं, ये नहीं कहा आपने, आप अपना अलग मंच बनाइए, हमारी मीटिंग में आने की जरूरत नहीं है, ये कहा था। नहीं, आप तो रिकॉर्ड करते हो, आप सुन लेना। रिकॉर्ड किया हुआ है, आप अपने फिर सुन लें, और जो प्रोफेसर साहब हैं गुलाब सिंह जी, उनसे पूछ लें कहा था कि नहीं कहा था। बाबा हम तो जो रिकॉर्डिंग करते आपकी जो बात थी वो भी आपने रिकॉर्ड कर रखी है, आप उसमें पूछ देख लेना। उसमें हमने यही कहा था आपको कि जब आपकी मंच लगेगी, आपकी मीटिंग लगेगी, आप लगाइए, हम आएंगे बहस करेंगे। यहाँ बहस नहीं करने देते, यहाँ तो जोड़ो और जुड़ना। भाई तो मैं माँ कौन सी बहस की मैंने? कोई बहस ही नहीं की, मैं तो अपनी बात रख रहा था। बहस तो तब होती है और लोगों को रोकता। अभी आधा घंटे रखी है, उसमें ना जुड़ने की ना जोड़ने की। आपसे समस्या पूछी, सॉल्यूशन पूछा, तो आपने व्यक्ति को ये बता दिया कि भाई ऐसा व्यक्ति नेता होना चाहिए, वैसा व्यक्ति नेता होना चाहिए। फिर आप क्या नहीं बताई? आप मूल कारणों को जानेंगे कि नहीं जानेंगे? भैया कारण तो हमने जान रखे हैं, कितनी बार क्या कारण है? तो उन कारणों को बताते कहो। आप तो अंधभक्ति पैदा कर रहे हो। वीरा पीपल संविधान के तहत अंधभक्ति बाबा साहब ने बनाया, इसको मानो। हम तो ये कहते हैं भैया बाबा साहब ने कहा इकट्ठे रहो, इकट्ठे रहो, इकट्ठे रहो, वो मानो। बाबा साहब ने और कुछ नहीं कहा इसके अलावा। जो कहा होगा वो आप कर लो, हमें तो एक बात समझ नहीं, हम तो उसी में लगे पड़े हैं। अब सारा बात तो हमारे इकट्ठा करके आरएसएस की विचारधारा को थोप दो सब पर है।
बाबा साहब का एक शब्द उठाओ कि बाबा साहब ने इकट्ठा करने की कहा है, फिर उन लोगों को बाबा साहब के नाम पर, उनके नारे के नाम पर इकट्ठा कर लो, फिर उसमें आप आरएसएस की आइडियोलॉजी को थोप दो, सबको उल्लू बना दो कि संविधान बाबा साहब का, इसको मानो, इसको चाटो चूमो, बना दो ऐसे ही उल्लू सबको। अच्छा, अगर बाबा साहब का संविधान नहीं है, उसको ना माने तो क्या माने, किससे चले? कोई मैंने बता तो दिया आपको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक गैर बराबरी कैसे मिटाना है, उसके लिए काम करना है। बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को बता दिया है, उसके लिए आपको हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए, यहाँ तक कि खून बहाने के लिए तैयार है। तो वो क्या बिना इकट्ठे हुए हो जाएगी, अलग अलग करके हो जाएगा? तो इकट्ठे होकर आप ये बात तो नहीं बता रहे ना लोगों को कि बताओ कि बाबा साहब ने इस बात के लिए इकट्ठे होने के लिए कहा है, तुम्हें इकट्ठे होकर के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक गैर बराबरी मिटानी है, तो इस पर तो चर्चा नहीं करते हो आप। कितनी बार तो बताते हैं आप, पहली बार जो लोग कितनी बार तो बताते हैं कि नहीं बताते हैं भाई साहब हमें एक एक चीज की जानकारी रखते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल, आप संविधान के प्रति लोगों को अंधभक्ति पैदा कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अंधभक्ति। आप ये बताओ कि आपका कार्यक्रम कब लगेगा, उसमें बहस करेंगे आगे। कार्यक्रम आ जाओ, कल हमारा कार्यक्रम कल से शुरू हो रहा है, 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है हमारा बिजनौर में। फिजिकल नहीं आ रहे अभी, तो क्या बोलते हैं ऑनलाइन ही बात करेंगे। और ऑनलाइन मुझसे ही बहस कर लो पहले। ऑनलाइन जब आपको कार्यक्रम लगे तो लिंक भेज देना, एक फोन कर देना, तो आपके कार्यक्रम में पूरी तरह से चर्चा करेंगे। अरे भाई कार्यक्रम ही है, हमारा ये कार्यक्रम ही चल रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, हम इसको सोशल मीडिया पे डाल देंगे। अभी बहस कर लो, कैसे करना चाहते हो आप? सोशल मीडिया पे खूब डालो, शौक से डालो। हाँ। अच्छी बात है, 2 बार डालो, फोटो लगा के डालो, गाने लगा के डालो, और प्रदर्शन करके डालो, एडिट करके डालो, काट के डालो, उससे हमें कोई घबराहट नहीं होगी। हम तो नहीं काट छाट करते, जो जिनमें काट छाट करने की आदत होती है वो काट छाट करते हैं और मिथ्या प्रचार करते हैं। हम तो एकदम ज्यों की त्यों कहते हैं। आप और डॉक्टर राजा राम जी जो लगाते हो कार्यक्रम, ये बहस के कार्यक्रम वहाँ होते हैं, वहाँ आपका जुड़ने जुड़ाने का तो है नहीं कुछ, तो हम वहाँ आगे बहस करेंगे, हमारा भी मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा, हम भी कुछ जानने लेके आएंगे। नहीं हमारे, अरे भाई हमने बता तो दिया आचार्य जी, हमने आपको बता दिया। आप बाबा साहब का 3 नारे लोगों को बताकर चित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। सुन लो, आपने एक नारा बता दिया, संगठित हो जाओ, तो बाबा साहब की बात कहकर लोगों को संगठित कर रहे हो और उस पर मोहन भागवत की आइडियोलॉजी थोप रहे हो। अब ऐसा है, अब आपने आज बताना शुरू किया है, अगर आपका प्रचार तेज हुआ, लोगों ने मन, लोग छोड़ चले जाएंगे, इसमें आपकी क्या दिक्कत है? नहीं, छोड़ के क्यों चले जाएंगे? आप गलत कर ही क्यों रहे हो? लोगों को गलत दिशा में ले क्यों जा रहे हो? और आप ले जा रहे, आप सुन लीजिए, आप ले जा रहे हो भोपाल की तरफ और मैं वहां से जाना चाह रहा हूँ जम्मू कश्मीर की तरफ, तो आप तो भोपाल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और मैं उधर बढ़ जाऊंगा, दूरी पैदा हो जाएगी। तो आप ले क्यों जा रहे हो? आप लोग वहीं खड़े रहने दो लोगों को। आप थोड़ा अपना प्रचार विचार तेज कर दो। नहीं, हमारा तो प्रचार तेज है, लेकिन आप जो आइडियोलॉजी थोप रहे हो मोहन भागवत की, वो थोपना बंद कर दो। बाबा साहब को पढ़ रहे हो, एक बात नहीं, फिर बाबा साहब को समग्रता से बताओ सब लोगों को। बाबा साहब की एक बात के नाम पर लोगों को उल्लू मत बनाओ, जो उल्लू बना रहे हो वो मत करो जी। अब एक बात बताओ कि अगर मैं ये कहूँ कि आपने जितना भी बोला है वो पता नहीं आप आरएसएस का बोल रहे हो या बीजेपी का बोल रहे हो, मैं स्पष्टीकरण दे देता हूँ। मैंने बाबा साहब का बोला है, मैंने 18 मार्च 1956 का भाषण की बात कही, मैंने 22 दिसंबर 1952 का भाषण की बात कही, मैंने 2 सितंबर 1953 के भाषण की बात कही, मैंने 25 नवंबर 1949 के भाषण की बात कही, मैंने बाबा साहब की भाषण की बात कही। अगर कोई ये कहता है आरएसएस की बात है तो मैं उसको बाबा साहब के जो भाषण है उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है सर? तो बाबा साहब ने जो पार्लियामेंट में भाषण दिए वो गलत थे? बाबा साहब ने पार्लियामेंट में भाषण दिए एकदम सही थे, उनको आप पढ़िए। तो उसमें जो वो कहते हैं कि अगर लोग अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा है और लोग अगर खराब होंगे तो खराब की बात गलत है? नहीं, बाबा साहब ने ये कहा था कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ये बात उन्होंने कही, लेकिन इसको आप अधूरा क्यों पढ़ते हो? उस दिन का पूरा भाषण पढ़ो, संविधान सभा की पूरी स्पीच पढ़ो, तब समझ में आएगी ना। आप अधूरी बात कह के और आगे निकल जाते हो। पूरी बात पढ़ो और पूरा भाषण पढ़ करके फिर हम आपसे इसी पे बहस कर लेते हैं कि बाबा साहब ने ये बात क्यों कही। अगर बाबा साहब ने ये कही थी तो बाबा साहब मनुस्मृति को लागू करवा देते, बोरा संविधान है, और अच्छे लोगों को हाथ में दे देते, अच्छा साबित कर देते मनुस्मृति को। अगर आपके अंदर है तो हम अभी मनुस्मृति लागू करवा देते हैं और आप उसको अच्छा साबित करवा देना। लोगों को कम चूतिया बनाया करो सर जी, ठीक है? मतलब बनाना जरूर है, क्या कम बनाए ज्यादा बनाए? नहीं, आप बना ही रहे हो ना, ज्यादा संख्या मत बनाओ, कम बनाओ चूतिया, पूरे देश को मत बनाओ।
तो आप लोगों को जगाओ, लोग अपने आप चले जाएंगे आपके पीछे। सर जी हम जगा रहे हैं और आप उनको जहर का इंजेक्शन लगा के सुला रहे हो, तो हमें तो बहुत बड़ी कष्ट होता है कि जो जहर का इंजेक्शन जिसमें लग गया वो सो गया, वो बड़ी मुश्किल से जगता है। तो क्या करें फिर? संविधान की बात ना करें तो किसकी करें बताओ? संविधान की बात करो तो उसको बढ़िया तरीके से करो, सारी चीजें संविधान सभा की डिबेट को सामने रख के बात करो। बता दी क्यों नहीं हो? 17 दिसंबर 1946 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को किस तरह से खारिज कर दिया। जो हम प्रस्तावना देख रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की व्याप्तर बनी है, उसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सिरे से खारिज कर दिया। 17 दिसंबर का भाषण क्यों नहीं बताते हो? प्रीएम्बल में तो बता देते हैं वी द पीपल से हमने संगठन बना लिया है, ये नहीं कहते कि प्रीएम्बल को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खारिज कर दिया था और ये कहा था ये शब्दों का जाल है, निराशाजनक है और ये हमें उल्लू बनाया गया इनसे, बाबा साहब ने कहा था। तो बाबा साहब ने फिर कोई विकल्प नहीं दिया कि विकल्प मेरे लोग हैं संविधान न माने? बाबा साहब ने विकल्प दिया। 15 मार्च 1947 का जो मेमोरेंडम है वो बाबा साहब का असली संविधान है। पेरियार ईवी रामा स्वामी नायकर ने कहा इसमें से जितने भी जाति और वर्ण व्यवस्था को बचाने वाली प्रोविजन है उन्हें हटा दो, अर्थव्यवस्था को समाजवादी बनवाओ। प्रोविजन है सारी चीजें, हमें तो उल्लू बना दिया गया, हमें उसी में खुशी है। अरे भाई जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट का मतलब होता है जिनके बिना जीवन नहीं चल सकता, और ऐसे अधिकार होते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी कपड़ा मकान। तो भारत के संविधान में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी कपड़ा मकान की तो कोई बात नहीं है। ज्यादातर आर्टिकल दंडात्मक प्रावधान है, इसमें मूल अधिकार है ही नहीं और हमें उल्लू बनाया जा रहा है ये आपके मूल अधिकार है। भाई इसमें शिक्षा को मूल अधिकार नहीं बनाया, स्वास्थ्य को मूल अधिकार नहीं बनाया, रोजगार को मूल अधिकार नहीं बनाया, रोटी कपड़ा इंतजाम की बात नहीं कही। कहाँ मूल अधिकार? हमें तो उल्लू बना दिया गया और उन मूल अधिकारों के आधार पर आप पूरे देश को उल्लू बना रहे हैं। तो कैसे करोगे फिर? जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं लगता तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आर्टिकल 37 बना करके कह दिया कि आप इसको लागू कराने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, नॉन जस्टिसेबल बना दिया। अब वो अधिकार है और नहीं है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जहां उपचार नहीं है तो उस अधिकार का कोई मतलब नहीं, तो वो तो एक तरह से बेमतलब की है सारी चीजें। ये चीजें लोगों को समझाओ। तो बाबा साहब ने ये संविधान देने के बाद में इसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया? बाबा साहब ने और कैसे प्रचार करते? कहा नहीं उन्होंने 22 दिसंबर को पूना में कहा। पूना में जो आदमी भाषण में कह रहा है क्या और लोगों को नहीं बताया होगा? भाषण में कहा इसलिए वो और रिकॉर्डेड है। उन्होंने अनऑफिशियली चर्चा करी है पूरे देश में, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बाबा साहब ने हर जगह कहा है। आपको रेफरेंस के लिए धनंजय कीर की जीवनी पढ़नी चाहिए, 22 दिसंबर 1952 का भाषण पढ़ना चाहिए, आगरा का भाषण पढ़ना चाहिए, 25 नवंबर 1949 का भाषण पढ़ना चाहिए, यहाँ तक कि अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का भाषण पढ़ना चाहिए, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का 4 नवंबर 1949 का भाषण पढ़ना चाहिए संविधान सभा में, जिसमें उन्होंने कहा ये मेरा नहीं है, ये तो कट कॉपी पेस्ट करके बनाया गया है। 1/3 भाग तो 1935 के अधिनियम का है, इसमें तो हमने केवल और केवल कट कॉपी पेस्ट किया है। बाबा साहब ने उसमें क्या बनाया? बाबा साहब ने जो बना कर दिया 15 मार्च 1947 को, उसकी तो आप चर्चा नहीं करते कहीं। अभी हम तो सिर्फ एक ही चर्चा करते हैं, जोड़ो और जोड़ो जोड़ो। मैं कह रहा हूँ आप एक चर्चा करते हैं, संगठित हो जाओ, लेकिन लोगों को संगठित करके आरएसएस की आइडियोलॉजी पढ़ा रहे हो आप। नहीं आगे तो पढ़ा नहीं रहे। नहीं पढ़ा रहे हो, आरएसएस की आइडियोलॉजी पढ़ा रहे हो, लोगों के अंदर एक अंधभक्ति पैदा कर रहे हो, और वो भी बढ़िया ऐसा लच्छेदार भाषण देते हैं, दर हो चली जाती है, और बढ़िया एक प्रोफेशनल जैसे कोई लेक्चर देता है वैसे लोगों को आधा समझ में आता है, आधा सुन पाते हैं, तो लोगों को लगता है अरे सुधीर राज जी जैसा तो कोई वक्ता है ही नहीं, क्या मोटिवेशनल स्पीकर है। लोगों के जो मूल कारण है, मूल समस्या है, उनसे तो पता ही नहीं है। एक व्यक्ति कह रहा भाई कानपुर में हमारे में अभी घटना हुई है, लोग उसको एफआईआर के लिए नहीं निकलने दे रहे, उसके टांग का गुल्ला टूट गया है, मेला है उसका, और मैं उसी में बिजी था, अभी मीटिंग में जुड़ा हूँ। आपने उस पर भी चर्चा करी नहीं भाई, ये अन्याय अपराध क्यों हो रहा है? आप चर्चा कर लोगे, उसको कैसे रोकोगे बताओ? हम तो चर्चा करते ही है, हम तो कर ही रहे हैं चर्चा। हम तो चर्चा ही करते हो, चर्चा के बाद फिर घटना हो जाती है, फिर चर्चा करते हो फिर घटना हो जाती है, चर्चा करते हो फिर घटना हो जाती है। तो हम तो मूल कारणों के निवारण की बात कर रहे हैं। हम उन लोगों में से नहीं है कि जहाँ भी बेटी का कहीं बलात्कार हुआ तो कुछ लफंगे पहुंच जाते हैं मोमबत्ती लेकर के, हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, पिकनिक मनाने पहुंच जाते हैं। हम तो मूल कारणों पर चर्चा कर रहे हैं। नेताजी ये तो मुझे पता चल गया कि आपका जो परेशानी है वो क्या है और क्या नहीं है और क्यों है, तो मेरी परेशानी है वो समझते हैं आप, तो बेहतर बात है, अपने आप को बदल लीजिए उसके अनुसार।
नहीं, मैं तो क्या बदलूंगा क्या नहीं बदलूंगा, क्योंकि मुझे तो ये पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, हम वो कर रहे हैं। हाँ तो ठीक है। आप हमें जो बोला आपने, जो किया और जो आपने सोचा और जो आप जानते हो वो खैर आप करते रहो जो आपको करना है। हाँ हमको ये पता है कि संविधान हो या ना हो, हाँ ध्यान से सुनना, रिकॉर्ड करना, हाँ संविधान हो या ना हो, हाँ चाहे कुछ आपके पास हो या ना हो, हाँ चाहे एजुकेशन हो या ना हो, हाँ चाहे खाना हो या ना हो, हाँ अगर आप इकट्ठे हो जाते हैं तो आपके पास सब चीज आ जाएगी। फिर चाहे वो आपके अगेंस्ट में लिखा हो, चाहे आपके फेवर में लिखा हो, चाहे लिखा हो या ना लिखा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लोग इकट्ठे बिना विचार के नहीं हो सकते। अरे सुनो दिनेश जी, आप विचार के साथ में इकट्ठे करते रहना और हमें बिना विचार के इकट्ठे करने दो। और ये कमाल की बात यह है कि ये 3 महीने, आज 7 दिन 8 दिन हो गए, सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि इकट्ठे होंगे तो बच जाएंगे, चाहे कुछ हो ना हो हमारे पास में। इकट्ठे होंगे तो बच जाएंगे, चाहे हम भले ही अज्ञान का शिकार हो, चाहे उल्लू बना दिए जाए, चाहे गुलामी के दलदल में धकेल दिए जाए। अरे क्या बात करो, मैं कह रहा हूँ चाहे कुछ भी हो, अगर इकट्ठे हो तो सब जगह से पार कर जाएंगे। नहीं हो सकता, ये मूल मंत्र है। आप नहीं हो सकता है तो आप जैसे हो सकता है वैसे करते रहो। आप नहीं, अब वो मैं बता रहा हूँ ना, आप सर जी जो लोगों को इकट्ठा करके जो आरएसएस का मूल मंत्र पढ़ा रहे हैं ना, अंधभक्ति की ओर ले जा रहे हैं, संविधान के प्रति एक अंधभक्ति पैदा कर रहे हैं और लोगों को जिस तरह से आप बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, बनाइए, आपको मुबारक, आप अच्छा कर रहे हैं, करिए। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं अपना वक्त, कीमती वक्त फालतू की चर्चा में गुजारूं। चलो, अरे इतना विचार दिया आपने, 1 घंटा लगा दिया फालतू चर्चा में। नहीं, मैं आपका फालतू विचार नहीं सुनना चाहता। मेरे पास जो विचार था अच्छा मैंने आपको बता दिया और रिकॉर्ड भी है, आपको भेज दूंगा अभी रिकॉर्डिंग। नहीं, मुझे क्या भेजोगे? इसे सोशल मीडिया पर डाल दो, लोग सुन लेंगे। वो सुन लेंगे, बिल्कुल सुन लेंगे, सबको सुनाऊंगा। ओके। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।